आज करेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, लिंकेज क्या होता है? जब जीन के बीच की दूरी कम हो तो वो जीन आपस में क्या हो जाते हैं? लिंक। ठीक है, मेंडल बहुत लकी थे क्योंकि उन्होंने जो भी जीन लिए थे ये अलग अलग क्रोमोसोम पे थे कि सेम क्रोमोसोम पे? अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। अगर सेम क्रोमोसोम पे होते तो क्या हो जाता? लिंकेज। इसीलिए मेंडल लकी माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिए थे वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे। ठीक है, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का ये मतलब है, अगर जीन के बीच की दूरी कम तो लिंकेज का चांस ज्यादा। और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन में जीन के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? नहीं, अगर लिंकेज है तो कम और रिकॉम्बिनेशन है तो दूर। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फिनोमिना है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फिनोमिना है। तो मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? फ्रूट फ्लाई पर। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सेक्स लिंक कैरेक्टर देखा। सेक्स लिंक, वो भी एक्स पर बैठा हुआ था। एक्स पर देखिए आगे लिखा होगा, उन्होंने जो भी क्रॉस कराए वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए। डाई हाइब्रिड का मतलब दो कैरेक्टर लिया, जैसा कि मेंडल ने पी पे कराया था। तो इन्होंने क्या किया? येलो बॉडी लिया। बॉडी कैसा लिया? येलो। और व्हाइट आई, मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि फीमेल का कलर कैसा लिया? व्हाइट। और उसकी आंखों का कलर? नहीं भाई, बॉडी का कलर कैसा है? बॉडी का कलर येलो है तो आंखों का कलर कैसा होगा? है ना, येलो बॉडी और व्हाइट आइड। और जबकि मेल का ब्राउन आइड और रेड आइड। ठीक है ना, देखो लिखा है मॉर्गन ने येलो बॉडी लिया और व्हाइट आई लिया फीमेल का, और ब्राउन बॉडी लिया और रेड लिया मेल का। और इंटर क्रॉस का मतलब होता है आपस में उसका क्रॉस कराया। उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उनको F1 मिला। अब जो F1 था, उन्होंने देखा कि ये रेशियो आना चाहिए था। कैसा रेशियो आना चाहिए था? 9331। लेकिन ये रेशियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर क्या हुआ? जीन लिंक हो गए। अगर जीन लिंक हो गए तो उनका वो रेशियो नहीं मिला जो उन्हें एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्या था? डाई हाइब्रिड। आया कैसा? मोनो हाइब्रिड। क्योंकि जीन आपस में मिल गए। मिल गए तो कैसे हो गए? मोनो। एक दो जीन किसकी तरह बिहेव करने लगे? एक जीन की तरह। तो इसलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस मिला इनको। जबकि मिलना कैसा था? तो डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या आता है? 9331। लेकिन रेशियो कैसा आया? 3:1 लिखा है ना, द एक्सपेक्टेड व्हेन टू जीन आर इंडिपेंडेंट। यानी वो रेशियो उनको नहीं मिला, F2 रेशियो डेविएट हो गया। मॉर्गन और उनका ग्रुप अच्छे से जानता था कि जीन कहां प्रेजेंट थे। अभी मैंने बोला था एक्स पर कि वाई पर? एक्स पर। अगर एक्स पर प्रेजेंट थे तो दोनों सेम जीन, जो एक्स पर थे तो सेम जीन जो थे सेम क्रोमोसोम पर थे। अगर सेम क्रोमोसोम पर थे तो दो जीन किसकी तरह बिहेव कर रहे थे? एक जीन की तरह। और इसी घटना को उन्होंने क्या बोला? लिंकेज। क्या क्या लिखा हुआ है? दोनों सेम क्रोमोसोम पे थे। अगर सेम क्रोमोसोम पे थे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ गया। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आना इस बात का प्रतीक था कि क्या होता है? जीन कैसे हो गए? लिंक। जीन लिंक हो गए। और नॉन पेरेंटल कैरेक्टर कम आया। नॉन पेरेंटल कैरेक्टर अगर ज्यादा आता तो जीन कैसे हो जाते? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि पेरेंटल कैरेक्टर जो था वो ज्यादा आया किसकी तुलना से? नॉन पेरेंटल कैरेक्टर की तुलना से। तो मॉर्गन ने इसी घटना को, एट्रीब्यूट का मतलब इस घटना को उन्होंने क्या बोला? फिजिकल एसोसिएशन, या फिर क्या बोला? लिंकेज। लिंकेज। और बोला कि दो जीन आपस में लिंक थे और इस घटना को उन्होंने क्या नाम दिया? लिंकेज। ठीक है, और देखो जब जीन अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, तो उन्होंने इस घटना को नाम दिया रिकॉम्बिनेशन। तो दो घटनाएं सामने आई, एक कौन सा? लिंकेज, और दूसरा कौन सा? दोनों कैसा है? अपोजिट फिनोमिना है कि सेम फिनोमिना? अपोजिट फिनोमिना है। मॉर्गन और उनका ग्रुप इस बात को जानता था कि जब जीन पास पास होते हैं यानी सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो क्या हो जाता है? लिंकेज। तो सम जीन वर टाइटली लिंक। टाइटली लिंक का मतलब हो गया क्या? कि लिंकेज हो गया। अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन का चांस कम होगा। और वो क्रॉस ए में दिखाया गया कि क्रॉस बी में? दो क्रॉस है ना, एक क्रॉस ए और एक क्रॉस बी। अच्छा अब आप देखो,
जबकि क्रॉस बी में जीन के बीच की दूरी कैसी है, ज्यादा है, तो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और पेरेंटल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, यही चीज इन्होंने बताया है। देखिए क्रॉस ए में जो पेरेंटल कैरेक्टर, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर था, वो केवल कितना आ रहा है, 1.3%, जबकि क्रॉस बी में कितना आ रहा है, 37.2। ये रहा क्रॉस ए में। देखिए जीन के बीच की दूरी कैसी है, कम कि ज्यादा, कम, तो जीन के बीच की दूरी कम, तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा। पेरेंटल कैरेक्टर कितना आ रहा है इसमें, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कितना आ रहा है, 1.3%। जबकि आप इस देखो क्रॉस बी में देखो, इसमें क्या लिया, इसमें W और M के बीच की दूरी कैसी है, ज्यादा है। अगर जीन के बीच की दूरी ज्यादा तो लिंकेज का चांस कम, क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा। तो आप कौन सा कैरेक्टर घट गया और कौन सा बढ़ गया, और ये डायरेक्ट हिटअप क्वेश्चन आता है। ये 37.2 पूछा जाता है और ये 62.8, ये डायरेक्ट हिटअप क्वेश्चन आता है। अगर पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम, तो फिर क्या हो जाता है, तो लिंकेज का चांस ज्यादा। और क्रॉस बी में पेरेंटल कैरेक्टर घट रहा है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो फिर किसका चांस ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन का चांस ज्यादा। डायरेक्ट हिटअप क्वेश्चन है। और ये भी पूछा गया है कि वाइल्ड टाइप क्या होता है, वाइल्ड टाइप क्या होता है, डोमिनेंट। वाइल्ड क्या होता है, डोमिनेंट, और ये रिसेसिव टाइप है, येलो व्हाइट के ऊपर ये डोमिनेंट है, जबकि वाइड मिनिएचर के ऊपर ये डोमिनेंट है। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लस साइन क्या शो करता है, डोमिनेंट, ये वाइल्ड टाइप यानी डोमिनेंट शो करता है। और जबकि बोला गया नोट स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज Y एंड W में ज्यादा थी देन W एंड M, यानी ये कहना चाहता है Y और W में लिंकेज ज्यादा था, किसकी तुलना में, W और M की तुलना में। यानी क्रॉस A में लिंकेज का चांस ज्यादा और क्रॉस B में लिंकेज का चांस कम। ठीक, अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। पॉलीजेनिक का मतलब हमने पिछली बार बोला था, एक जीन एक इफेक्ट, ये क्या है, नॉर्मल केस। लेकिन एक जीन मल्टीपल इफेक्ट, ये क्या है, वन जीन मैनी इफेक्ट, ये क्या था, प्लियोट्रॉपी। और मैनी जीन वन इफेक्ट, ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखिए पॉलीजेनिक का मतलब ये होता है बहुत सारे जीन अगर एक इफेक्ट दिखाए तो इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोला गया, मेंडल ने जब स्टडी किया बहुत सारे कैरेक्टर का, तो उनको कुछ कैरेक्टर दिखाई पड़े। उनको कैरेक्टर कैसे दिखाई पड़े, पर्पल और व्हाइट, लेकिन उन्हें केवल दो ही वो अपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई पड़े, एक पर्पल और एक व्हाइट। लेकिन क्या नेचर में केवल एक ही पर्पल होता है, नहीं, नेचर में लाइट पर्पल, वेरी लाइट पर्पल, वेरी वेरी लाइट पर्पल, वेरी वेरी लाइट पर्पल, और तब जाके व्हाइट होता है। तो क्या हुआ, बट अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको क्या लगेगा, देयर आर मैनी ट्रेड्स, यानी केवल पर्पल और व्हाइट नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, विच आर नॉट डिस्टिंक्ट इन अकरेंस, जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगे लेकिन आपको उसका ग्रेडियंट दिखेगा। ग्रेडियंट का मतलब हो गया कितना गाढ़ा है, कितना हल्का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन की हाइट देखें, यानी कितना टॉल है कितना शॉर्ट है, तो आपको पता चलेगा पूरे पॉसिबल रेंज है। अब पॉसिबल रेंज का मतलब 6 फीट, अगर दुनिया का सबसे लंबा इंसान 7 फीट का है और दुनिया का सबसे छोटा इंसान 3 फीट का है, तो आपको 6 फीट 11 इंच, 6 फीट 10 इंच, 6 फीट 9 इंच से 6 फीट 8 इंच, ठीक है ना, ऐसे आपको बहुत सारे रेंज मिलेंगे। और इसी तरह से आपको दुनिया का सबसे छोटा इंसान अगर 3 फीट का है तो 3 फीट 1 इंच, 3 फीट 2 इंच, 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 8 इंच, ऐसे आपको बहुत सारे रेंज मिलेंगे। ठीक है, और यही है क्या, यही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी हमारी जो हाइट होती है वो कंट्रोल करने के लिए 3 या 3 से ज्यादा जीन होते हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे इंटेलिजेंसी के लिए भी बहुत सारे जीन्स होते हैं। 3 एग्जांपल हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंसी, ह्यूमन की हाइट, और व्हीट का कर्नल कलर। यानी आप बताओ गेहूं किस कलर का होता है, गेहूं किस कलर का होता है, बहुत सारे कलर का हो सकता है, डार्क गेहूं भी होता है, लाइट गेहूं भी होता है, वेरी लाइट गेहूं भी होता है, इनके बीच के रेंज का भी होता है। आपने देखा होगा गेहूं का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, देखा होगा आपने बहुत सारे मल्टीपल कलर का होता है।
तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इन्होंने बोला मल्टीपल जीन मिल करके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट होता है। आप बताओ, अच्छा हम लोग की जो त्वचा का कलर है वो केवल और केवल क्या होता है, जीन से कंट्रोल होता है क्या? जैसे हम लोग की यहाँ की त्वचा का जो कलर है वो कैसा है, एनवायरमेंट भी तो कंट्रोल कर रहा है। क्या यहाँ की त्वचा का कलर और अंदर की त्वचा का कलर सेम है? नहीं। आपने देखा होगा यहाँ की त्वचा का कलर हल्का सा डार्क है और अंदर की त्वचा का कलर हल्का सा लाइट है। उसका क्रेडिट किसको जा रहा है? इन्वायरमेंट को। यानी इन्वायरमेंट जो है वो भी इफेक्ट करता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया भी हुआ है यहाँ से। ह्यूमन का जो स्किन कलर है वो इसका क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच जीन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच जीन या एलील। द इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव। मतलब इन्होंने बोला जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन होता जाएगा उतना ज्यादा एडिशन होता जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर दुनिया का सबसे काला व्यक्ति ऐसा है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, और दुनिया का सबसे गोरा व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, तो जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील है उतना ज्यादा डार्कनेस बढ़ रही है, जितने ज्यादा रिसेसिव एलील है उतने ज्यादा लाइटनेस बढ़ रही है। अच्छा, अगर इनका आपस में क्रॉस करा दें, इनकी मैरिज करा दें, तो ऐसा बच्चा बनेगा। तो ऐसा बच्चा कैसा बनेगा? मुलैटो। मुलैटो का मतलब होता है सांवला। ऐसा बच्चा सांवला बनेगा। और जब सांवले का सांवले से F2 जनरेशन में क्रॉस करा देंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यानी मल्टीपल कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, नहीं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये डार्केस्ट स्किन कलर का होगा, यानी डोमिनेंट फॉर्म होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये रिस्पॉन्सिबल होगा डार्केस्ट स्किन के लिए, जबकि रिसेसिव वाला ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये लाइटेस्ट स्किन के लिए जिम्मेदार है। और इन्होंने बोला अगर इस व्यक्ति का हम एलील निकाले तो ये दुनिया का सबसे डार्केस्ट व्यक्ति होगा, और अगर इसका निकाले स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी तो ये लाइटेस्ट व्यक्ति होगा। और अगर इनका आपस में क्रॉस करा दो तो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट स्किन, यानी मुलैटो। मुलैटो मिलेगा। तो इसीलिए ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है। अच्छा, प्लियोट्रॉपी क्या होता है? अभी क्या बोला था? एक जीन वन इफेक्ट। नहीं, एक जीन एक इफेक्ट, ये नॉर्मल केस है। अब एक जीन मैनी इफेक्ट, ये क्या था? प्लियोट्रॉपी। और मैनी जीन वन इफेक्ट, ये क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो उन्होंने क्या बोला? एक जीन यानी सिंगल जीन, ये एक जीन और एक इफेक्ट, ये नॉर्मल केस है, ठीक है। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी केस देखे हैं जहां सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट दिखा रहा है। ये देखो, मल्टीपल इफेक्ट दिखा रहा है, इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी जीन, प्लियोट्रॉपी जीन। और इसका कई कारण हो सकता है, जैसे इन्होंने बोला एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो इफेक्ट हो जाता है इसके कारण, और वो मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा? फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया में क्या हो जाता है? एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने से क्या हो जाता है? एक एंजाइम है, कौन सा? हाइड्रोक्सिलेज, बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, पूरा नाम है बीटा फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो इससे बहुत सारे कैरेक्टर दिखाई पड़ने लगते हैं। कौन सा? जैसे मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा, जैसे बाल कम हो जाएंगे, जैसे स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। तो ये सारे केस दिखाई देने लगेंगे, राइट। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा? पहले ये कुछ समय पहले ये पहेली टाइप का था, यानी पजल टाइप का था। कब? जब जेनेटिक्स नहीं पता थी। क्या लिखा हुआ है? बिफोर ए जस्ट अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स से पहले ये एक पहेली टाइप का था। तो उसके बाद क्या हुआ? हम लोग ने जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च की, क्रोमोसोम के मैकेनिज्म के बारे में रिसर्च की, तो हमको पता चला कि क्रोमोसोम ही जीन को सेक्स को निर्धारित करता है। आज आप उसका नाम जानते हो, सेक्स क्रोमोसोम। अब आप बताओ, आज की डेट पे अगर मैं बोलूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम। जो निर्धारित करता है उसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं,
और जो नहीं निर्धारित करता है उसे ऑटोसोम कहते हैं, याद है ना, उसे ऑटोसोम कहते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ये काफी समय से पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, और हमने एक्सपेरिमेंट किया सबसे ज्यादा इस पर, किस पर एक्सपेरिमेंट किया, इंसेक्ट्स पर। और जब हमने इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किया तो एक साइंटिस्ट थे हैनकिंग, ये देखो हैनकिंग, हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1891 में क्या देखा कि न्यूक्लियस में कुछ स्ट्रक्चर होता है जो 50% स्पर्म में पहुंचता है और 50% में नहीं पहुंचता है। तो देखिए उस स्ट्रक्चर का नाम दिया इन्होंने एक्स बॉडी, क्योंकि कोई चीज ना पता होता हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो देखो क्या लिखा है, जब स्पर्म बनता था इंसेक्ट्स में तो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, उन्होंने 50% स्पर्म में ये बॉडी देखा कि पाई जाती है और 50% में नहीं पाई जाती, देखा है ना, डिड नॉट हैव रिसीव, यानी 50% स्पर्म के अंदर ये बॉडी पाई गई और 50% के अंदर नहीं पाई गई। हैंकिंग ने उसको उस समय क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। लेकिन बाद के इन्वेस्टिगेशन से पता चला, देखो लिखा है ना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय द साइंटिस्ट लीड टू द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग इनफैक्ट ए क्रोमोसोम। उनको पता चला कि ये कोई एक्स बॉडी नहीं है, ये एक क्रोमोसोम था जो सेक्स निर्धारित करता था, इसलिए इनको नाम दिया गया क्या, एक्स क्रोमोसोम। तो जो एक्स बॉडी थी वो क्या पाई गई, एक्स क्रोमोसोम। और क्या पाया गया कि बहुत सारे इंसेक्ट्स में यही मेथड काम करता है, यानी इसको नाम दिया गया एक्स नॉट टाइप मेथड। यानी देखो अगर एक्स नॉट टाइप है तो देखो 50% में एक्स जाएगा और 50% में एक्स नहीं जाएगा, और जिनमें एक्स जाएगा ठीक है वो बनेगी फीमेल, और जिसमें एक्स नहीं गया वो बनेगा मेल। यानी कि सेक्स को किसने निर्धारित किया, स्पर्म ने कि ओवम ने, स्पर्म ने। इसीलिए यहां पर मेल हेट्रोगेमिटी पाई गई कि फीमेल हेट्रोगेमिटी, मेल, और जिसमें हेट्रोगेमिटी होती है वही सेक्स को निर्धारित करता है, राइट। अब देखिए इन्होंने बोला, जबकि दूसरी तरफ हमको कुछ ऐसे केस भी मिले जहां पर हमने देखा कि एक्स क्रोमोसोम सम डू नॉट हैव एक्स, मतलब कुछ में एक्स पाया गया कुछ में नहीं पाया गया, तो ये उसी की बात कर रहा है, और इसीलिए हम लोग ने उसको नाम दिया सेक्स क्रोमोसोम। जैसे इंसेक्ट का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है ग्रॉस हॉपर। तो सबसे पहले किस इंसेक्ट में खोजा गया, ग्रॉस हॉपर में, ग्रॉस हॉपर में खोजा गया सबसे पहले। अच्छा ग्रॉस हॉपर को क्या बोलते हैं, टिड्डा, यानी लोकुस्टा, लोकुस्टा बोलते हैं, याद करिए। और क्या खास बात है ग्रॉस हॉपर में, ग्रेगेरियस है, ग्रेगेरियस का मतलब क्या है, हाँ झुंडवासी, झुंड में पाया जाता है, आपके एनिमल किंगडम में दिया हुआ है। यानी मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम के अतिरिक्त, जबकि फीमेल के अंदर 2 एक्स होंगे, बिल्कुल अपने जैसा केस है। हम लोग के केस में क्या है, ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स बराबर क्या, ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स बराबर क्या, फीमेल, और ऑटोसोम प्लस एक्स वाई बराबर क्या। तो वैसे इसमें ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स बराबर क्या, और ऑटोसोम प्लस एक्स नॉट बराबर क्या, मेल, वही पूछा जा रहा है। ये देखिए लिखा है ना, जैसे हम लोगों में एक्स वाई टाइप है वैसे उसमें एक्स नॉट टाइप था। ये देखिए यहां तुलना की गई है कि जैसे हमारे अंदर एक्स वाई है वैसे इसके अंदर एक्स नॉट है। दोनों ही केस में क्या है, मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाता है, ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, दोनों ही केस में मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाता है, या तो विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, या तो सम गैमेट हैव एक्स एंड सम डज नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कहता है कुछ में एक्स होगा तो कुछ में कुछ नहीं होगा, यानी एक्स नॉट का केस एक्सप्लेन किया, और कुछ में एक्स होगा तो कुछ में वाई। ठीक है ना, 50% में क्या होगा, एक्स, और 50% में कुछ नहीं होगा। और जो हम लोग का केस है वहां 50% में एक्स होगा और 50% में वाई होगा। ठीक है, और देखो मैंने अभी ये नाम लिया था, हम लोग के केस में या एक्स वाई वाला हो या एक्स नॉट वाला हो, मेल हेट्रोगैमेटिक है कि फीमेल, मेल, और जो हेट्रोगैमेटिक होता है वही सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइड करता है। अच्छा जैसे सोचो अभी हम लोग हैं ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, तो आप जरा सोचो ये गैमेट में गया तो ऑटोसोम प्लस एक्स, या तो दूसरा केस बनेगा ऑटोसोम प्लस वाई, और फीमेल में हमेशा बनेगी ऑटोसोम प्लस एक्स। अगर ये वाला इसके साथ वो हुआ फिक्स तो क्या होगा, डबल ए प्लस
एक्स वाई तो मेल बनेगा, और ये वाला अगर इसके साथ जुड़ा तो डबल ए प्लस एक्स एक्स तो क्या बनेगा, फीमेल। ठीक है, अगर ये वाला केस होता तो डबल ए प्लस एक्स एक्स ये क्या बनता, फीमेल, और डबल ए प्लस एक्स नॉट क्या बनता, मेल बनता। वही वही यहां लिखा हुआ है। कहता है हमेशा केवल मेल हेट्रोगेमेटिक हो ऐसा नहीं जरूरी है, कभी कभी फीमेल भी हेट्रोगेमेटिक होती है। कौन सा केस है जिसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है, हाँ, जेड 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 डब्ल्यू मेथड, जेड 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 डब्ल्यू मेथड बर्ड्स में देखने मिलता है। तो क्या लिखा हुआ है, फीमेल में हेट्रोगेमेटी देखने को मिलती है जेड 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 डब्ल्यू मेथड में। इसमें उल्टा होता है, देखो डबल ए प्लस जेड जेड ये क्या है, मेल है, और डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू ये क्या है, फीमेल। अब आप बताओ हेट्रोगेमेटी कहां दिख रही है, फीमेल में, मतलब सेक्स ऑफ द बेबी कौन निर्धारित करेगा, फीमेल निर्धारित करेगा। ऐसा कहां देखने को मिलता है, ऐसा बर्ड्स में, लेकिन ये केवल बर्ड्स में नहीं होता है। आरबीआई रेप्टाइल बर्ड्स और नहीं आरबीएफ रेप्टाइल बर्ड्स और फिशेस में, रेप्टाइल बर्ड्स और फिशेस में। ये हम लोग का केस दिया है, क्या कह रहा है मैं यही बता देता हूं। देखो हम लोग में 46 क्रोमोसोम है और 46 में 44 ऑटोसोम है, और अगर फीमेल है तो ऐसा एक्स एक्स, देखो कितने हो गए 44 45 और 46। अगर मेल है तो 44 तो ऑटोसोम हो गए सेम, और एक होगा एक्स वाई, यानी कितने हो गए 46। तो मेल और फीमेल दोनों में 46 है। ये कॉमन है इसलिए इसको ऑटोसोम बोलते हैं, ये कॉमन नहीं है इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा गैमेट बना मेल में, ये फीमेल की बात करें तो एक ही टाइप का बनेगा 22 प्लस एक्स, और यहां दो टाइप के बनेंगे 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। अभी अभी बता रहे थे कि अगर ये इसके साथ फ्यूज किया तो 44 प्लस एक्स एक्स यानी फीमेल बनेगी कि मेल, अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज किया तो 44 प्लस एक्स वाई यानी क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, यही चीज यहां लिखी हुई है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। अब ये तो पता नहीं बीच का, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी ये बात करते हैं। हनी बी में क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी में होता है वो कैसे होता है, नंबर ऑफ सेट से निर्धारित होगा कि कौन मेल बनेगा कौन फीमेल। आप देखो यहाँ फीमेल कैसी है 32 यानी 2n की n, और मेल कैसा है, मेल बनेगा, मेल को ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन होता है n, ये देखिए मेल है n फीमेल है 2n। यानी अगर हम बात करें फीमेल में मियोसिस डिवीजन होगा तब जाके गैमेट बनेंगे यानी एग बनेगा, जबकि मेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तब जाके क्या बनेगा, गैमेट बनेंगे। यानी इसका स्पर्म कैसे बनता है, माइटोसिस से, और ओवा कैसे बनता है, मियोसिस से, और गैमेट हमेशा अप्लाइड होता है। चूंकि मेल n था और गैमेट भी n बनना है तो कैसे बनेगा, और यहाँ पे फीमेल कैसी है 2n और गैमेट कैसा होता है तो कैसे बनेगा, तो मियोसिस बनेगा। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है। अब जरा सोचिए इसका जब गैमेट बन गया तो गैमेट बना n, और n हमेशा क्या बनता है, मेल, और फीमेल हमेशा कैसी बनती है 2n। यानी अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बना तो क्या बनेगा, और फर्टिलाइजेशन के साथ बना तो, अगर ए सेक्सुअल बना तो, और सेक्सुअल बना तो, मतलब अगर हम बोले कि इसके फादर नहीं है तो क्या ये बात सही है, इसके फादर नहीं होते, क्यों, आप खुद देखो ना, फीमेल से डायरेक्ट बन गया बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बन गया, जबकि यहां देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तभी बना होगा, यानी इसके फादर भी हैं और इसकी मदर भी हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि किसके फादर नहीं होते, मेल के, हाँ लेकिन इसके दादाजी हैं, यानी ग्रैंड सन और ग्रैंड चाइल्ड का रिश्ता है। लेकिन हाँ ये बोलिए कि अगर इसमें फादर और डॉटर उसका सन का रिश्ता है तो वो नहीं है, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे।
ये देखिए, ये थोड़ा पढ़िए। इस तरह के मेथड को हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। कौन सा डिटर्मिनेशन बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें होता क्या है, स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। मेल में स्पर्म कैसे बनेगा? बाय माइटोसिस। लेकिन उसमें कोई फादर वाला रिश्ता नहीं है, फादर एंड सन का रिश्ता नहीं है, बट उसमें ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर का रिश्ता है। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से कई बारी आया हुआ है। ठीक है, और इससे एक बात और साबित होती है कि गैमेट बनने के लिए हमेशा मियोसिस जरूरी नहीं है, गैमेट माइटोसिस से भी बन सकता है। अब आगे म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन से क्या होगा? डीएनए में बदलाव आ जाएगा। म्यूटेशन से क्या होता है? डीएनए में बदलाव आ जाता है। अच्छा, डीएनए में बदलाव आएगा तो मतलब किस में बदलाव आया? जीन में। जीन में बदलाव आया, यानी जीन में अगर बदलाव आ गया तो किस में बदलाव आ जाएगा? फिनोटाइप। अगर जीन में बदलाव आया तो फिनोटाइप में बदलाव आ जाएगा। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन के अतिरिक्त अगर कोई वेरिएशन पैदा कर सकता है तो कौन? म्यूटेशन। यानी रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन द डीएनए। आया हुआ क्वेश्चन है, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 3 बार, काफी बार पूछा गया है। As you will learn chapter 5, the DNA replication run continuously from the DNA helix run continuously from the one end to another end। क्या कह रहा है कि जो डीएनए होता है वो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक पूरा रहता है, ऐसे लंबा रस्सी जैसा। अब उसका एक एंड से लेके दूसरे एंड तक रहता है तो वो लिपटा रहता है किसके? हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। तो उन्होंने क्या बोला, लेकिन वो जब लिपटा रहता है तो एक बहुत ज्यादा ऐसे एक बॉडी बन जाती है, ऐसे इस तरह की एक बॉडी बन जाती है, और ये बॉडी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये देखो, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन, देखो एक है क्रोमैटिन, एक है क्रोमैटिड। अगर डीएनए की बात कर रहा है तो हम किसकी बात करेंगे? क्रोमैटिड। और अगर हमसे बात करेगा केवल उसकी पूरे क्रोमोसोम की तो हम बात करेंगे क्रोमैटिन। बताइए, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की तो क्या बताएंगे? क्रोमैटिन, क्योंकि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है। क्रोमैटिन होती है क्या? क्रोमैटिन होती है लूज फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और कब दिखाई पड़ती है? वो इंटरफेस न्यूक्लियस में कि नॉन इंटरफेस न्यूक्लियस में? इंटरफेस न्यूक्लियस में कि नॉन इंटरफेस न्यूक्लियस में? इंटरफेस न्यूक्लियस में। जब सेल डिवाइड नहीं होती तब हमको दिखाई पड़ेगा क्रोमैटिन, और जब सेल डिवाइड होती है तो हमको दिखाई पड़ेगा क्रोमोसोम। फर्क है दोनों में। अब आप बताओ क्या लिखा हुआ है? क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड मतलब डीएनए, और क्रोमैटिन मतलब क्या होता है? जो सेल डिवाइड नहीं कर रही है उसमें लूज फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। क्रोमैटिड मतलब क्रोमोसोम, क्रोमैटिड मतलब क्रोमोसोम, और क्रोमैटिन मतलब क्या हो जाता है कि लूज फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। देखो, अगर क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, जैसे ये लिखा है, ये क्या लिखा है? ये भी क्रोमोसोम है और क्रोमैटिन भी क्रोमोसोम है। दोनों में अंतर क्या है? ये क्रोमोसोम अनरेप्लिकेटेड है, अनरेप्लिकेटेड, और जबकि हम क्रोमैटिन बोलेंगे तो लूज फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे, लूज फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अगर मान लो इसमें कहीं से कोई लॉस हो गया या कहीं पे इंसर्जन या डुप्लीकेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा कि नहीं? बदलाव आ जाएगा। क्या कह रहा है? अगर मान लो क्रोमैटिड में कहीं लॉस हो गया या क्रोमैटिड में कुछ ऐड हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा। और अगर बदल गया तो क्या हो गई? इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रीविएशन। ये देखो, एब्रीविएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या पूछा गया है? ये कैंसर पूछा गया, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है कि क्रोमोसोमल एब्रीविएशन का एग्जांपल क्या है? आंसर आएगा कैंसर सेल, कैंसर सेल। और क्या बोला इसके बाद? इसके बाद इन्होंने बोला इसके अलावा म्यूटेशन भी एक कारण है। म्यूटेशन जब सिंगल जीन में हो जाए, यानी कि म्यूटेशन जब सिंगल जीन में हो जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंगल बेस पेयर में होने वाला म्यूटेशन, और इसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर नाम, क्या? पॉइंट म्यूटेशन। और सबसे क्लासिकल एग्जांपल, यहां से 3 बार क्वेश्चन, नहीं सॉरी 5 बार क्वेश्चन आया है। ये सबसे क्लासिकल एग्जांपल क्या है? सबसे क्लासिकल एग्जांपल है एससीए। एससीए मतलब 5 बार रिपीट हुआ है यहां से क्वेश्चन।
5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सबसे क्लासिकल एग्जांपल बताइए सिकल सेल एनीमिया, और यहां से 2 या 3 बार रिवाइज वो रिपीट हुआ है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो अगर बोला गया डिलीशन एंड इंसर्शन की बात करें बेस पेयर ऑफ डीएनए की तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग सिंगल बेस पेयर में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। बताओ अगर सिंगल बेस पेयर की बात करें तो, और अगर अगर ये लिखा हो वर्ड डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, इससे कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, यहां से आता है। अच्छा इन्होंने क्या बोला, पेडिग्री एनालिसिस द आइडिया ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी। मतलब उन्होंने बोला सदियों से हमको ये पता है कि अगर हमारे किसी पूर्वज में कोई रोग है तो हम में जरूर फैलेगा, ठीक है, अगर वो आनुवंशिक रोग है तो हम लोग में जरूर फैलेगा, लेकिन इसको हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रोकथाम तभी कर सकते हैं जब हमको आइडिया हो। जब भाई आइडिया है कि किसी पूर्वज से हम में कैसे आएगा तो हम उसको रोकथाम कर सकते हैं, राइट। जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हम उसको फैमिली में आने से कैसे रोक सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, जब मेंडल की रीडिस्कवरी हुई तो हमने क्या किया, एनालाइज किया इस पैटर्न को कि ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे ये हम लोग में स्प्रेड होता है। तो जैसे मटर में मटर का जो वो था क्रॉस, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, इन द सेम केस ह्यूमन बीइंग में भी फैमिली ट्री का जो भी केस है वो चला जाता है। ये देखिए लिखा हुआ, ठीक है। सच एन एनालिसिस, इसी एनालिसिस को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में होता क्या है, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे फैमिली ट्री में यानी दादा दादी में, परदादा दादी में कौन कौन से रोग थे और जो हम लोग में कितने % फैलने के चांस है, ठीक है। जैसे बाल्डनेस हो गई, आपने देखो बाल्डनेस, आपने देखा होगा पॉलीडेक्टाइली यानी कि बहुत सारी फिंगर हो जाना पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे रोग होते हैं वो हम लोगों में स्प्रेड हो जाते हैं, तो इसको कैसे रोका जाए। देखिए क्या बोला गया है, जीन डिसऑर्डर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जीन डिसऑर्डर्स और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोनों में अंतर क्या है, देखो एक लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं। जीन डिसऑर्डर को आप पता कर सकते हो लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, किसको पता किया जा सकता है, किसको पता नहीं कर सकते, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता नहीं किया जा सकता, लेकिन जीन डिसऑर्डर को पता किया जा सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, हाँ जीन डिसऑर्डर को। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है उसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेशन या फिर म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन, यानी जब एक जीन में बदलाव आ जाए तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएगा। जैसे इन्होंने बोला कि ये हमारे ऑफस्प्रिंग में बिल्कुल वैसे ही फैलते हैं जैसे कि हमारा लॉ कहता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है कि जैसे मान लो मटर ऐसा है, वो रिंकल्ड है और ग्रीन कलर का है, और या फिर राउंडेड है और येलो कलर का है, तो किस तरीके से कोई लक्षण फैलते हैं, इन द सेम वे ये सारी चीजें फैल जाती हैं, ठीक है। इन्होंने बोला द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, यानी हम उसी पैटर्न पे मेंडेलियन डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं। सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, फिर यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है यहां से। पहला, कौन कौन से डिसऑर्डर को आप पता कर सकते हो, पहला हीमोफीलिया, दूसरा, तीसरा, फिर हाँ कलर ब्लाइंडनेस, फिर और फिर एसेट्रा, यानी इतनी चीजों को आप अपने पेडिग्री से पता कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और बाकी के सिंड्रोम को नहीं पता कर सकते, क्योंकि सिंड्रोम कैसा डिसऑर्डर है, हाँ, तो क्रोमोसोमल को पता नहीं कर सकते। किसको पता कर सकते हैं, जीन डिसऑर्डर को, क्रोमोसोमल को कभी पता नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने बोला ये जो भी डिसऑर्डर हमने बोले मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये क्या हो सकते हैं, या तो डोमिनेंट होंगे और या तो रिसेसिव, और ये भी केस हो सकता है या तो एक्स पे बैठा होगा और या तो वाई पे बैठा होगा, और उसमें भी
या तो ऑटोसोम पे बैठा होगा या तो सेक्स क्रोमोसोम पे। हमने बोला एक्स पे बैठा होगा या वाई पे बैठा होगा, तो ये किस पे बैठा है? सेक्स क्रोमोसोम पे। हमने बोला ऑटोसोम पे बैठा हुआ है, मतलब मेल फीमेल में कॉमन होगा। अच्छा बताओ, अगर ऑटोसोम की हम बात करें तो मेल फीमेल में कॉमन है, और कॉमन चीजें कहां पे जाती हैं? दोनों सेक्स में कि एक सेक्स में? दोनों सेक्स में। अगर सोच के देखो, अगर कोई डिसऑर्डर मेरे ऑटोसोम पे बैठा है तो बेटे में जाएगा कि बेटी में जाएगा कि दोनों में? दोनों में जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे किसी एक्स पे बैठा हुआ है तो कहां जाएगा? एक्स कहां जाता है? हाँ, फीमेल में जाएगा, मतलब बेटी में जाएगा। और वाई पे बैठा है तो मेल में जाएगा। अब समझ में आया कुछ? अगर ऑटोसोम पे बैठता है तो किस सेक्स में जाएगा? दोनों में। और अगर एक्स पे बैठा हुआ है तो किस पे जाएगा? हाँ, तो फिर वो जाएगा फीमेल में, यानी बेटियों में। अच्छा, वाई पे बैठा है तो कहां जाएगा? तो बेटों में जाएगा, क्योंकि फादर से बेटे में वाई जाता है और बेटियों में एक्स जाता है। अब आप खुद बताओ, अगर मेरे को कोई रोग हुआ है आनुवंशिक और एक्स पे बैठा है तो कहां जाएगा? फीमेल में जाएगा, बेटियों में। और अगर वाई पे बैठा है तो कहां जाएगा? तो बेटों में जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये पढ़ना है। अब इन्होंने क्या बोला? अब इन्होंने बोला कि इसी तरह से जो ट्रेट होता है सेक्स क्रोमोसोम पे जो बैठा हुआ है हीमोफिलिया का, तो ये एक्स लिंक ट्रेट है। आप बताओ, एक्स लिंक ट्रेट है तो कहां जाएगा? हाँ, तो फीमेल में ज्यादा कॉमन। लेकिन अगर मदर में है तो उल्टा। अभी सोच के देखो, फादर की बात नहीं हो रही है। अगर मदर के एक्स पे है तो कहां जाएगा? तो बेटों में जाएगा। अगर भाई फादर में होता तो बेटियों में जाता, लेकिन मदर में है तो, क्योंकि कौन सा क्रॉस करता है यहाँ पे? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या कहता है? मम्मी से जीन कहां जाते हैं? बेटों में। और पापा से कहां जाते हैं? बेटियों में। तो अब आप बताओ कि अगर मान लो कि एक्स पे बैठा हुआ है तो कहां जाएगा? फीमेल है तो मेल में जाएगा। देखो क्या लिखा है, एकदम साफ लिखा हुआ है कि अगर फीमेल कैरियर है तो कहां ले जाएगी? मेल में। ठीक है ना, मेल में ले जाएगी। आप खुद बताओ, क्वीन विक्टोरिया का केस दिया हुआ आगे। क्वीन विक्टोरिया के केस में आप बताओ कि क्वीन से कहां गया था? प्रिंस में गया था कि प्रिंसेस में गया? प्रिंस में गया था ना। और अगर किंग भी वो होते डिजीज्ड तो कहां जाता? हाँ, तो प्रिंसेस में चला जाता है, यानी बेटियों में चला जाता है ना। ये लिखा हुआ है अगले पेज पे। ये कौन सा रोग है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रोग है? देखिए, कौन कैरियर है? मदर में है, मदर में डिजीज है, ठीक है। फादर कभी कैरियर नहीं हो सकते, तो मदर में रोग है और बेटों में भी पहुंच रहा है और बेटियों में भी। तो अभी मैंने क्या हिंट दिया था कि अगर बेटों में रोग पहुंच रहा है और बेटियों में, दोनों में पहुंच रहा है, तो आप बताओ कौन सा रोग होगा? बताइए, बेटों में भी पहुंच रहा है, बेटियों में भी पहुंच रहा है, तो कौन सा रोग होगा? तो ऑटोसोमल होगा। देखिए, खुद देख लीजिए। और अगर केवल बेटों में पहुंचता तो कौन सा होता? तो सेक्स क्रोमोसोमल होता है, राइट। लेकिन यहां देखो, आप दोनों में पहुंच रहा है, बेटियों में भी बेटों में भी, तो ऑटोसोमल हुआ। अब आप चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, ऑटोसोमल। ये लिखा हुआ है ऑटोसोमल। और इसका नाम है कौन सा रोग? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम का रोग है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमारी मसल्स में एक प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, उसका फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। और अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमें पैरालिसिस जैसा हो जाएगा, यानी हमारी मसल्स काम करना बंद कर देगी। ठीक है, ये वाला रोग देखिए, मम्मी पापा किसी में नहीं है लेकिन बच्चों में है, और वो भी दोनों सेक्स में है। तो पहले बताओ, मम्मी पापा में किसी में नहीं है, बच्चों में आ गया, तो ये कौन सा रोग हुआ? ऑटोसोमल हुआ ना, अभी तो बताया है। अगर मम्मी पापा में किसी में नहीं है और बच्चों में आ गया है तो पहली बात तो ये रिसेसिव हुआ, नंबर 1। और दोनों सेक्स में आया, इस बात से क्या पता चलता है कि ऑटोसोमल है। और अगर क्रिस क्रॉस फॉलो हो रहा होता तो सेक्स लिंक्ड हो जाता, ठीक है ना। सेक्स में भी एक्स लिंक हो जाता है ना। एक्स होता तो मम्मी से बेटों में जाता और पापा से बेटियों में जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पापा में है नहीं लेकिन यहाँ दोनों सेक्स में जा रहा है, मम्मी में है नहीं लेकिन यहाँ दोनों सेक्स में जा रहा है। ऑब्वियसली ये कौन सा रोग है? ऑटोसोमल। अगर वो अपोजिट सेक्स में जाता तो हम समझ जाते कि वो एक्स लिंक है, लेकिन वहां कहीं जा ही नहीं रहा है, इसीलिए कैसा रोग हुआ? ऑटोसोमल। और यहाँ पे भी चेक कर लिए, फीमेल से मेल में चला गया,
तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पर ऐसा है नहीं है कि ये वाला रोग है, थोड़ा तो क्रॉस करके हमें देखना ही पड़ेगा, यानी थोड़ा सा हमको क्रॉस करा के भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा रोग हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। वो कैसा था, उसका एग्जाम्पल क्या था, हाँ, और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एज इट इज एज इट इज एज, जरा भी चेंज नहीं हुआ। और ये देखिए यहां इन्होंने ये वाली बात बताई जो मैंने आपको बताया, कलर ब्लाइंडनेस का केस दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है, ऑटोसोमल कि सेक्स क्रोमोसोमल, ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोमल, हाँ तो सेक्स क्रोमोसोमल है, और वो भी एक्स लिंक्ड है। अब ये देखो लिखा है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, तो बताओ क्या हो जाता है यहाँ पे, इसमें कलर नहीं दिखता। कौन सा कलर नहीं दिखता, रेड ग्रीन और ब्लू, लेकिन एनसीईआरटी में केवल 2 ही दिया हुआ है, कौन सा, हाँ, लेकिन हमें 3 कलर नहीं दिखते, हम 3 प्राइमरी कलर देख सकते हैं, आरजीबी, आर फॉर जी फॉर और बी फॉर ब्लू, इन्हीं कलर के मिश्रण से हमको 64K कलर दिखते हैं, यानी कि 64,000 कलर हम देख सकते हैं। 64,000 कलर, आप देखो कभी मोबाइल खरीदो तो उस पर लिखा होता है 64K रिजोल्यूशन, यानी 64,000 कलर हम मोबाइल पे देख सकते हैं, है ना। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर्स है इतने ही कलर मैक्सिमम बना सकते हैं, उतने ही हम देख पाते हैं। द डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ सर्टेन जीन, यानी कौन से जीन में कमी आई, मैंने अभी क्या बोला था, एक्स में, एक्स में कमी आई। अब आप बताओ एक्स में कमी आई तो मतलब किसमें, मदर को रोग है तो कहां पहुंचेगा, तो बेटों में संभावना ज्यादा है कि कम है, कितने परसेंट, और बेटियों में केवल और केवल उसका आधे का भी 10वां भाग। अब बताओ 8 का आधा कितना हुआ, और उसका 10वां भाग कितना हुआ, हाँ तो 0.4, उसके आधे का भी 10वां भाग पहुंचा, क्योंकि दिस इज बिकॉज दैट लीड्स टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यानी ना रेड दिखेगा ना ग्रीन दिखेगा और ना ब्लू दिखता है, इसमें दिया नहीं है। मेल के अंदर एक ही एक्स होता है और फीमेल के अंदर 2 एक्स है, तो जो सन होता है, सन, इस डिजीज वाले का जो सन होता है उसके अंदर संभावना ज्यादा है। ये देखो लिखा है, लिखा हुआ है कि 50% में भी पहुंच गया ना मेल में, तो देखो कलर ब्लाइंडनेस उसमें पहुंच गया, और वो रिसेसिव जीन है, तो इसका मतलब जो डोमिनेंट जीन है, मतलब कहना क्या चाहता है वो, ऐसे ये कहना चाहता है कि मेल ऐसा होता है। अब मेल ऐसा होता है, अब मेल में एक पे भी रोग पहुंच गया, यानी सी पे पहुंच गया, एक्स पे सी पे पहुंच गया, तो वाई जो है ना वो नॉर्मल जीन है, और ये कैसा है, ये डिजीज वाला जीन है। अब आप बताओ इससे क्या हो जाएगा, मेल में रोग फैल जाएगा। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में अगर एक पे ऐसा है और एक पे ऐसा है, तो आप बताओ यहां कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग जाएगा। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया तो बताओ ये इस पे भारी पड़ गया ना। अब आप बताओ कैपिटल सी स्मॉल सी पे भारी पड़ गया, तो इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल जीन है, ये कलर ब्लाइंडनेस जीन है। लेकिन मेल में अगर एक पे भी स्मॉल सी आ गया तो एक्सप्रेस हो जाएगा, वही लिख रहा है यहाँ। अच्छा, हीमोफीलिया भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या लिखा हुआ है, जो हमारी प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन को जमाने के लिए क्या चाहिए, वो कास्केड मैकेनिज्म काम करता है। कास्केड मैकेनिज्म क्या होता है, देखो क्या लिखा है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जो होती है कास्केड में, वो लिखा हुआ है, कास्केड मैकेनिज्म काम करता है। कास्केड मैकेनिज्म में क्या होता है, मतलब अगर आप सोचो एक हम चेन पहन रहे हैं जिसको बोलते हैं जंजीर, है ना, अगर उस जंजीर की एक भी कड़ी कमजोर है तो आपका पूरा चेन टूट के बिखर जाएगा। सेम उसी तरह हमारी जो भी प्रोटीन है वो सारी मिल करके हमारे ब्लड को क्या कर रही है, क्लॉट कर रही है, और अगर एक भी प्रोटीन उसकी वीक हुई या नहीं बनी तो हमारी जो चेन है वो टूट जाएगी, और चेन अगर टूट गई तो क्लॉटिंग नहीं होगी। वही यहां बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, इस रोग में सिंगल प्रोटीन जो कि पूरे कास्केड यानी कि पूरी चेन का पार्ट है, अगर वो नहीं बनी तो क्या हो जाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड हो जाएगी, यानी ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो जरा सा भी कट लग गया, जरा सा भी कट लगने के बाद लगातार नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होने लगेगी, और वो ब्लीडिंग को आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है ना। और हीमोफीलिया इसी रोग को बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, फिर वही बात कह रहा है कि कैरियर फीमेल से कहां जाएगा, बेटों में कि बेटियों में, कैरियर फीमेल से कहां जाएगा, बेटों में जाएगा, और बेटियों में संभावना बहुत कम होगी क्योंकि बेटियों में जल्दी जाता नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक एक्सट्रीमली
रेयर, बिकॉज द मदर ऑफ सच फीमेल एटलीस्ट बी कैरियर, मतलब मम्मी कैरियर होंगी, और अगर पापा उसके फादर अगर हीमोफिलिक होंगे तो वो डिजीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिए ध्यान से। कह रहा अगर मम्मी कैरियर हैं तो बेटों में तो रोग जाएगा, पर बेटियों में रोग नहीं जाएगा। और बेटियों में कब जाएगा? जब फादर कैसे हो, फादर हो हीमोफिलिक, तब बेटियों में चला जाएगा। लेकिन ऐसी बेटियां सर्वाइव ही नहीं करेंगी। क्या लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि 11-12 सालों में उसमें क्या होने लगेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो वो बेटी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। यानी लिखा हुआ है अनवायबल हो जाएगी बाद में। और ऐसा पेडिग्री कहां देखा गया था? क्वीन विक्टोरिया में। क्वीन विक्टोरिया में जो हीमोफिलिक थी वो फीमेल थी, यानी कि क्वीन थी। और रोग किस में जा रहा था? बेटों में कि बेटियों में? बेटियों में रोग बिल्कुल नहीं जा रहा था, क्योंकि बेटियां तभी हीमोफिलिक होती जब क्या हो जाता? जब किंग कैसे होते? हीमोफिलिक। लेकिन वो थे नहीं, वो नॉर्मल थे। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है? इसमें क्या है? ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है। अभी तक हम कैसा पढ़ रहे थे? हाँ, सेक्स में भी कौन सा पढ़ रहे थे? एक्स। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट पढ़ रहे थे। ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट पढ़ रहे थे। अच्छा, ऑटोसोमल का मतलब जो हमारे ऑटोसोम है उसमें फैलना है। और ये किस में फैलेगा? दोनों सेक्स में, बेटे में भी और बेटियों में भी। तो ये फैलेगा फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ बोथ द पार्टनर। ये कह रहा है दोनों पार्टनर वो होंगे मतलब कैरियर। कुछ कहने इसको ऐसे पढ़ो, HBS HBA, इसका क्रॉस कराओ, HBS HBA। बताओ कौन कैरियर है? पहले ये बताओ। हाँ, दोनों कैरियर है। ये भी कैरी कर रहा है, ये भी कैरी कर रहा है। अब जरा इसका चेकर बोर्ड बनाए हम लोग, तो आप देखो कितने % बच्चों में जा रहा है। HBA HBA 50%, 25% बच्चों में। 25 HBS HBS बन रहे हैं, यानी 25% बच्चों में जा रहा है। और यही लिखा भी होगा, देखो अब क्या लिखा हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है। ये फैलता है पेरेंट्स से उन बच्चों में जिनके दोनों पार्टनर कैसे हैं? कैरियर। कैरियर को और क्या बोला है? हेट्रोजाइगस। यानी हेट्रोजाइगस को कैसे लिखा था मैंने? या तो HBS HBA लिख दो, या तो HBA HBS लिख दो, ठीक है ना? उनमें फैलेगा। अच्छा, HBS HBS कितने % बने थे? 25% में बने थे। और 50% जो थे वो प्रोबेबिलिटी थी किसमें? म्यूटेंट जीन पहुंचने की। यानी कि HBS HBA 50% में पहुंचा, HBA HBA 25% में पहुंचा, और HBS HBS कितने में पहुंचा? 25% में। तो म्यूटेंट कितने कहलाए? 50%। लेकिन सिकल सेल कितने कहलाए? 25। नॉर्मल कितने कहलाए? राइट। अच्छा, इससे क्या होता क्या है? ऐसा था पहले जीन नॉर्मल GAG CTC। यहां देखो एक जगह चेंज आ गया। कहां चेंज आया? देखिए पहले कहां चेंज आया? ए की जगह टी हो गया। अच्छा, उस एक जगह चेंज हो जाने के कारण क्या हुआ? यहां देखो, पहले mRNA बन रहा था GAG, अब कैसा बन रहा है? यानी GAG की जगह क्या आ गया? और उसी एक जगह के चेंज हो जाने से 6वें पोजीशन पे कौन था सेलेक्ट हो रहा था? ग्लूटामिन। अब क्या होने लगा? वैलिन। तो इतना जरा सा चेंज होने पर, यानी पॉइंट म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर जगह पे म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, यहां से क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हुआ। कहां से? एक तो ये GAG की जगह कौन आ गया? GUG। और वो तो फिर भी कम बार रिपीट हुआ। ये लाइन कई बार रिपीट हुई कि म्यूटेंट हीमोग्लोबिन
यानी जो हीमोग्लोबिन अब बना वो क्या हो गया, ये बहुत बार पूछा गया है। पॉलीमराइजेशन हो जाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली अगर बढ़ती तो फायदा ही हो जाता, घटी तो लो ऑक्सीजन टेंशन हो गई कि हाई ऑक्सीजन टेंशन। अच्छा, और चेंज आ गया, किसके शेप में चेंज आ गया? हाँ, आरबीसी का चेंज शेप कैसा था पहले? हाँ, और डायमीटर आप बताओगे, याद है? सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ। और अब ये कैसा हो गया? इलोंगेटेड एंड सिकल शेप। ये काफी बार पूछा गया है, 6 से 7 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां से, और यहां से फिर संभावना है कि आएगा, क्योंकि 1-2 साल से नहीं आ रहा है यहां से। अच्छा, फेनिलकीटोन्यूरिया क्या हो जाता है? फेनिलकीटोन्यूरिया में भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बताओ, ये भी कलर ब्लाइंडनेस कैसा था? सेक्स लिंक्ड, ठीक है, वो भी एक्स लिंक की वाई लिंक। हीमोफीलिया कैसा था? और सिकल सेल एनीमिया कैसा है? हाँ, और हीमोफीलिया भी कैसा है? नहीं, वो फेनिलकीटोन्यूरिया कैसा है? तो ये जरूर पूछा जाएगा, याद रखिए, एक क्वेश्चन तो इसी पे आ जाता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर एंजाइम नहीं बनता, अभी पढ़ा है पीछे भी, कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा? हाँ, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को बदल देता है किसमें? लेकिन अब क्या होता है, फिनाइल जब एंजाइम ही नहीं बन रहा है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा तो परिणाम क्या होगा? सबस्ट्रेट इकट्ठा रहेगा, और सबस्ट्रेट जो है दूसरे चीजों में बदल जाएगा। जैसे फिनाइल एनिलीन किस में बदल जाएगा? फिनाइल पायरुवेट में, या फिनाइल एसीटेट में, ये देखो, या उसके डेरिवेटिव में बदल जाएगा। फिनाइल पायरुवेट बोलो या फिनाइल एसीटेट बोलिए, उसमें बदल जाएगा। और ये कहां इकट्ठा हो जाएगा? ब्रेन में। अब आपको पता है कि जब कोई चीज ब्रेन में इकट्ठा होगी तो ब्रेन की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, और जब ब्रेन सही से काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। एंड दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। और जब शरीर के अंदर कोई चीज यूज नहीं होती तो वो कहां से एक्सक्रीट हो जाती है? यूरिन से। और यूरिन से जब एक्सक्रीट होगी तो उसको बोलते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया, क्योंकि फिनाइल एनिलीन अब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो यूरिन से डिस्चार्ज हो रहा है, इसको बोलेंगे फेनिलकीटोन्यूरिया। तो याद रखिएगा। थैलासीमिया बिल्कुल सिकल सेल एनीमिया की तरह है। थैलासीमिया किसकी तरह है? बिल्कुल सिकल सेल एनीमिया की तरह है। इसमें होगा क्या, जहां हम HbS लिख रहे थे वहां HbT लिख देंगे बस, यानी HbT HbA। अगर इसी का क्रॉस, अगर इसी से करा दें HbA HbT तो 25% पहुंचेगा बच्चों में, और 50% म्यूटेंट टाइप होगा, और 50% नॉर्मल लोग होंगे। करके देखो आप, अरे HbT HbA इंटू HbT HbA, तो एक बनेगा HbT HbT, दो बनेंगे HbT HbA, और एक बनेगा HbT नहीं HbA HbA, ये नॉर्मल बनेगा, ये एक बनेगा, ये एक बनेगा आउट ऑफ 4, और ये कितने बनेंगे? 2। तो रेशियो आएगा 1:2:1। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया 25% फैल रहा था, वैसे 25% थैलासीमिया भी फैलेगा। और थैलासीमिया 2 प्रकार का होता है, एक अल्फा और एक बीटा। और थैलासीमिया सिकल सेल एनीमिया से ज्यादा खतरनाक है। कौन ज्यादा खतरनाक है? क्यों? क्योंकि उसमें कहां बदलाव आ रहा है? क्वालिटी में, और इसमें कहां आ रहा है? क्वांटिटी में। तो ये ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना, उसकी तुलना में। तो देखो, थैलासीमिया क्या है? ये भी ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है, और इसमें होता क्या है, ये उन पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचेगा जब दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड हो, लेकिन कैसे हो? कैरियर का मतलब हेटेरोजाइगस, HbT HbA। या तो म्यूटेशन से होगा या तो डिलीशन से होगा। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ग्लोबुलिन चेन जो अल्फा या बीटा दोनों नहीं बनेगी। अच्छा, और इससे क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है। एबनॉर्मल की नॉर्मल? एबनॉर्मल होती है। देखो, दो प्रकार का होता है। अल्फा में क्या होगा, अल्फा ग्लोबुलिन चेन अफेक्टेड हो जाएगी,
अल्फा में अल्फा और बीटा में बीटा। अच्छा, ये जो अल्फा थैलेसीमिया होता है ये कैसे होता है? अल्फा थैलेसीमिया में दो जीन होते हैं, HbA1 HbA2, और किस नंबर क्रोमोसोम पे होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, 16 नंबर क्रोमोसोम पे, जबकि बीटा में 11 नंबर क्रोमोसोम होता है। तो ये नीचे देखो लिखा हुआ है, बीटा में 11 नंबर होता है और उसमें एक ही वो होता है जीन HBB। यहाँ दो होते थे, जो HbA1 HbA2, तो यहाँ दो जीन होते थे, यहाँ एक ही जीन होता है HbA1 HbA2। बताइए 16 नंबर पे कौन सा जीन? हाँ, अल्फा। और 11 नंबर पे कौन सा जीन? अच्छा, A1 A2 कहाँ लिखा है? 16 नंबर वाले पे, क्योंकि दो होते हैं ना। और अच्छा, HBB B1 B2 क्या ये लिखा है? क्यों? क्योंकि वो तो एक ही होता है ना, अगर एक ही है तो 1 2 क्यों लगाएंगे? सही है। अब देखो ये वाली लाइन जो मैं आपको बता रहा था, थैलासीमिया डिफर है किससे? सिकल सेल एनीमिया से। किस मामले में? एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटी में बदलाव कहां आया? क्वालिटी में बदलाव कहां आया? हाँ, सिकल सेल एनीमिया में। और क्वांटिटी में बदलाव कहां आ रहा है? देखो क्या लिखा है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, लेटर इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम सिंथेसाइजिंग द इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबुलिन। यानी कि एक आपके में क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ रही है। देखो फॉर्मर बोल रहा है, फॉर्मर मतलब थैलासीमिया। थैलासीमिया कैसी प्रॉब्लम है? क्वांटिटेटिव। और सिकल सेल एनीमिया कैसा है? हाँ देखो ना, लेटर लेटर मतलब ये पहले लिखा है, तो पहले वाली क्वालिटी में दिक्कत आ रही है और दूसरी वाली नहीं, पहले वाली जो है ना, हाँ क्वांटिटी में दिक्कत आ रही है और दूसरे वाले में क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कहीं पे कुछ जीन लॉस हो जाए या गेन हो जाए, जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम है और वहां पे कुछ जीन एक्स्ट्रा आ जाए या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कम हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? एन्यूप्लाइडी। अगर मान लो कहीं पे मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, 45 रह गए या मान लो 47 हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे? एन्यूप्लाइडी। लेकिन अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है और सीधे डबल हो गए या ट्रिपल हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। बताइए, अगर क्रोमोसोम एक एक दो दो करके कम हो रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? या एक एक दो दो करके बढ़ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? और अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, पूरा पूरा पोलाइडी ही चेंज हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? हाँ, तो उसे पॉलीप्लाइडी बोलेंगे। और ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? यहां से आप अनसॉल्व उठाना, यहां से 3 बार देख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है यही लाइन यही चीज। क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा कि अगर साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए टीलोफेज के बाद तो पॉलीप्लाइडी हो जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, द फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज लीड्स टू द पॉलीप्लाइडी। ठीक है, उससे कंप्लीट सेट जो है ना वो डबल हो जाता है। कंप्लीट सेल का डबल हो जाना किसके बाद? टीलोफेज के बाद। और स्पेशली क्या फेल हो जाना? साइटोकाइनेसिस। यहीं से क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ये कंडीशन अक्सर कहां देखने को मिलती है? पी से पॉलीप्लाइडी, पी से प्लांट्स में देखने को मिलती है। फायदेमंद है कि नुकसानदेह? फायदेमंद है कि नुकसानदेह? हाँ फायदेमंद है। आपको पता है आप जो गेहूं खाते हो वो कैसा है? 6N है। अब अगर 6N या 6X बोल दें यानी हेक्सापोलाइड है। अगर हेक्सापोलाइड है तो बताओ हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? तो बढ़ रही है। अगर मान लो कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है यानी 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम है और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, तो कभी कभी क्या होता है कि एडिशनल कॉपी आ जाती है। यानी अभी मैंने बोला ना 46 है, 47 हो गई या 48 हो गई या 45 रह गई या 44 रह गई, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इंडिविजुअल में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला, जैसे मान लो या तो क्रोमोसोम घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। अच्छा बताओ, मेरे पास हर एक क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? 2। क्यों? एक मम्मी का और एक पापा का। अच्छा, वो सेट बिगड़ जाएगा ना, अगर मान लो एक किसी और का आ गया एक सेट, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो सेट गड़बड़ हो जाएगा ना।
यानी क्या हो जाएगा 2n होना चाहिए, अब वो हो जाएगा 2n+1, वो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसे बोलते हैं ट्राइसोमी। और अगर मेरे पास वो सेट से गायब हो गया तो मेरे पास क्या हो गया, मोनोसोमी, यानी गड़बड़ हो जाएगा ना सेट। तो यही लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या लिखा है, या तो अगर एक पेयर में से कुछ कम हो जाए या एक अधिक हो जाए, तो देखो या तो ट्राइसोमी हो जाएगी या तो मोनोसोमी हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन में सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे, यानी कि मुझे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हम लोगों में, यानी डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, या टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, या अन्य सिंड्रोम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी आ जाती है, मान लो 21वें नंबर पे आई, तो इसे क्या बोलेंगे, किस नंबर पे आई, ऑटोसोम पे कि सेक्स क्रोमोसोम पे, तो इसे क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम देखो 21 पे आया है, और इसे खोजा किसने था, लैंगडॉन डाउन ने। कब खोजा था, 1866 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाउन, हाइट डाउन रह जाती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइट डाउन रह जाती है, सर भी छोटा रह जाता है, ठीक है ना, और फॉरवर्ड टंग यानी जीभ पे दरारें हो जाती हैं, और क्या होता है, माउथ हमेशा ओपन रहता है, माउथ हमेशा ओपन रहता है, और क्या हो जाता है, पाम ब्रॉड हो जाता है, पाम ब्रॉड हो जाता है, और हाथ खुलते नहीं पूरे तरह से, पाम क्रीज हो जाता है। क्या लिखा है, पाम पार्सली ओपन माउथ, पाम ब्रॉड एंड पाम क्रीज, फिजिकल, साइको मोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति जो है साइकोलॉजिकली जो है ना वो हो जाता है मेंटली रिटार्डेड। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाती है, वो भी किसकी, वाई की। तो हमारे पास होना चाहिए एक्स वाई, और ये मेल में होता है, मेल में सामान्यतः क्या होता है, एक्स वाई की एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, मेल में एक्स वाई होता है, और एक वाई की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, तो क्या बन गया, नहीं एक्स की एक्स्ट्रा आई, तो एक हो गया एक्स एक्स वाई। अगर वाई की आती तो सुपर मेल हो जाता, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर एक्स वाई वाई लिख दिया जाए तो सुपर मेल, ठीक है ना। अगर एक्स की एक्स्ट्रा कॉपी आई तो ये हो गया कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स एक्स वाई आ जाता है, और ओवर एंड ऑल क्या है, अगर कहीं पे वाई है तो कौन होगा, मेल, लेकिन अगर एक्स आ गया तो कौन सा करेक्टर आ गया, मतलब है ओरिजिनली कैसा है, लेकिन किसके करेक्टर दिखाई पड़ने लगे, अच्छा मेल में फीमेल के करेक्टर दिखाई पड़ने लगे, इस करेक्टर को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये देखो क्या लिखा है, गायनेकोमेस्टिया, यानी फीमेल में मेल के करेक्टर आ गए, क्या, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो गया। और ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, देखो जब भी कभी सेक्स क्रोमोसोम में छेड़छाड़ हो या कभी कम ज्यादा हो जाए तो स्टेरिलिटी तो कॉज करना ही करना है उसको, यानी स्ट्राइल होगा ही होगा, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ऑटोसोम में हो तो क्या हो जाता है, तो मेंटली रिटार्डेड जरूर होता है, ऑटोसोम में हो तो मेंटली रिटार्डेड जरूर होता है, सेक्स क्रोमोसोम में हो तो स्टेरिलिटी जरूर आती है, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप बात को। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स की कमी हो जाती है, अभी क्या था, एक्स अधिक हो गया, अच्छा वो मेल में हुआ था कि फीमेल में, और अब क्या हुआ, किस में हो रहा है, फीमेल में हो रहा है। अच्छा एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जा रही है, ये फीमेल में हो रहा है, अच्छा फीमेल में से एक एक्स गया तो 44 प्लस एक्स नॉट हो गया, क्यों, फीमेल को कैसा होना चाहिए, हाँ 44 प्लस एक्स एक्स, लेकिन अब फीमेल कैसी बची, 44 प्लस एक्स नॉट बची, तो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है ना, इसका मतलब ये मत समझो कि 45 कह रहा है, टोटल क्रोमोसोम 45 बचे, लेकिन उसका कंपोजिशन कितना हो गया, 44 प्लस एक्स नॉट, कंफ्यूज मत होइए, ये कह रहा है टोटल क्रोमोसोम 45 बचे, होने चाहिए कितने, अब बचे कितने, तो लिखेंगे कैसे, 44 प्लस, हाँ वो कह रहा है टोटल क्रोमोसोम इतने हो गए, ठीक है। और इस तरह की फीमेल भी देखो फिर से छेड़छाड़ हुई, यहाँ पे स्ट्राइल होगी कि फर्टाइल, क्यों, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में छेड़छाड़ हुई। अच्छा अब ऐसी फीमेल में क्या होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज होगी कि नॉन रूडिमेंट्री, तो रूडिमेंट्री ओवरी होंगी, और ऐसे फीमेल में जब ओवरी ही सक्रिय नहीं होगी तो क्या लगता है आपको, फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो पाएंगे क्या, नहीं, फीमेल कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे। इस तरह से क्या होता है,
फीमेल स्ट्राइल होगी कि फर्टाइल, और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। क्लियर? इसके कुछ क्वेश्चन कर ले। चलिए बताइए। क्या होगा? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए क्या बोला है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका हम क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा एक गैमेट ऐसा और एक गैमेट बनेगा ऐसा, नहीं दोनों कैपिटल वाई बनेंगे, सॉरी स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई बनेगा। इसका मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा ना, यानी राउंडेड ग्रीन एंड राउंडेड येलो रिस्पेक्टिवली। सही है। ये बताइए 9331 रेशियो जो है रिप्रेजेंट दैट, अगर आपका 9331 रेशियो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं कि एक क्रोमोसोम पे? हाँ, तभी तो लिंकेज नहीं होगा ना। तो आंसर हो जाएगा द एलील ऑफ द जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ये बताइए करेक्ट मैच रिगार्डिंग द डाई हाइब्रिड क्रॉस। नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस इन F2 जनरेशन 3। नहीं, डाई हाइब्रिड में कहां 3 बनेंगे, 9 बनता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन 4, ऑफ स्प्रिंग 16 बनते हैं, गलत हो गया। नंबर ऑफ फिनोटिपिक इन F2, हाँ ये सही 9331, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए द गैमेट प्रोड्यूस बाय RRYY कॉम्बिनेशन R, हाँ ये बनेगा आपका, चार बनेंगे। ये बताइए हाँ, जब दो पेयर होते हैं तो एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे के सेग्रीगेशन को अफेक्ट नहीं करता, यही तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए करेक्ट पूछा है। अगर दोनों पेरेंट ऐसे हैं, डिफरेंट टाइप के गैमेट एंड pollen grain will be produced. The theoretical representation of different combination in the square tabular to form Punnett square. और मेंडल्स ने काम किया था, ये तो गलत हो गया, 1900 तक होता है द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग 1902 में, तो सेकंड ऑप्शन सही है। ये बताइए
कौन सा सही होगा? नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहा है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो 3:1 आ रहा है आपका। क्या सही होगा? ये तो गलत हो रहा है ना आपका, ये तो आपका वो हो जाएगा, appearance of smooth and wrinkled seed in F2 generation, observation that F1 is tall, ये भी गलत हो रहा है। नहीं, ये ज्यादा सही है, स्मूथ और रिंकल्ड, क्योंकि आप बताओ, आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टॉल एंड डॉर्फ वाला एग्जांपल ही नहीं लिया था, स्मूथ एंड रिंकल्ड वाला एग्जांपल लिया था। टॉल एंड डॉर्फ वाला तो मोनो हाइब्रिड में लिया था, याद करो, स्मूथ एंड रिंकल वाला लिया गया था, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ये बताइए, द नंबर एंड टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय दिस एंड दिस, तो कितने गैमेट बनेंगे? देखो इसके कितने गैमेट बनेंगे? दो, एक बनेगा और इसका बनेगा दो, यानी इसका बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका बनेगा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, तो दो गैमेट बनेंगे, यानी ये वाला। बताओ। ये identify the correct match pair regarding the F2 generation of dihybrid cross with rounded yellow and wrinkled green parent. येलो और ग्रीन, हाँ ठीक है, 4/16, ये वाला बताइए आगे, ये बताइए। कौन सा सही है? नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस इन F2 जनरेशन इज 9। हाँ, जीनोटिपिक तो 9 आएगा ना, पहला ही सही है, पहला सही है। ये बताइए, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, इसका बनेगा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, यानी कि 2x1, दो ही बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे, तो टोटल 3 बनेंगे, तो कैपिटल आर नहीं, इसका क्रॉस कराइए ना पहले, तब तो पता चलेगा। यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका बनेगा कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई है ना। हाँ, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। ये छोड़िए, ये बताइए, मैच पेयर, ये तो रिंकल्ड ग्रीन बनेगा ही नहीं, कैपिटल वाई तो येलो होता है ना, ये रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, हाँ ये रिंकल्ड है, ये येलो बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ये बनेगा आपका, ये तो ये बन जाएगा, इसके बनेंगे आपका ये, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका बनेगा आपका ये वाला,
और इसका बनेगा ये वाला। तो आपका जो रिजल्ट आया वो बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, यही तो आएगा। हाँ, ये थर्ड आ जाएगा। ये बताइए, भाई फीमेल गैमेट मिसिंग है। अब पहले ये देखो, आप फीमेल गैमेट हमें नहीं पता, यहां देखो कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, तो यहां बचा स्मॉल ए बी, बना बचा। यहां देखो कैपिटल ए था, काटो, स्मॉल बी था, काटो, तो भी स्मॉल ए बी बचा। और यहां देखो स्मॉल ए था, काट दीजिए, कैपिटल बी था, काट दीजिए, तो भी स्मॉल ए बी बचा। यहाँ पे भी स्मॉल ए था, काट दीजिए, स्मॉल बी था, काट दीजिए, स्मॉल ए भी बचा। ये तो आंसर आ गया ये वाला, फीमेल गैमेट आपका ये वाला हो गया। और ये गैमेट बनाने के लिए क्या चाहिए? स्मॉल ए, कैपिटल बी, यानी सेकंड। नहीं समझ आया कि नहीं आया? ये पहला, नहीं एक मिनट, हाँ थर्ड ऑप्शन। पहला तो 1900 में रीडिस्कवरी लिखी होती तो सही हो जाता। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही है, चौथा गलत हो गया। ये 1902 में हुआ था, 1802 में नहीं। ये वाला बताइए। करेक्ट पूछा है ना, यानी बॉबेरियन सैटर्न ने क्या बताया था? हाँ, बिहेवियर पैरेलल होता है, किसका? क्रोमोसोम का, किसके अकॉर्डिंग? जीन के अकॉर्डिंग। तो कौन सा सही हुआ? हाँ, सेकंड हुआ। ये बताइए, सबसे सूटेबल क्यों माना जाता है फ्रूट फ्लाई को? बताइए, सबसे सूटेबल क्यों माना जाता है? क्या सही आंसर होगा? सेकंड, क्योंकि वेरिएशन आसानी से दिख जाता है, और वेरिएशन आसानी से दिखेगा वो भी लो पावर माइक्रोस्कोप से। ये सही है। ये वाला बताइए, इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? ड्रोसोफिला को सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कराया था कि कॉम्प्लेक्स? यहां क्या लिखा हुआ है ना, तो सेकंड गलत हो गया ना। देखो क्या लिखा है, ये बताइए, फिगर हमने आपको बताया था, ये किस चीज का फिगर है? हाँ, और अगर तुलना करता, पॉसिबिलिटी 1 से पॉसिबिलिटी 2 की तुलना करता, तो किसका हो जाता? तो हो जाता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब सेग्रीगेशन तो अभी आंसर है ना इसका, सेग्रीगेशन तो अभी आंसर है, तो हो जाता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए, कल करेंगे इसके आगे का।